बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले क्लास में आप लोगों से डिस्कस किए थे कि रिफ्रैक्शन जो होती है वो कर्व सरफेस से कैसे होता है, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और उससे रिलेटेड हम सिंगल सरफेस कर्व सरफेस से कैसे रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप उन सारे चीज को नहीं देखे हो तो बच्चों यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और साथ ही साथ यह भी बात लिखना रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो वह वीडियो आप देख के आइए ताकि आपको अच्छे से आज का जो हम कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो आपको बढ़िया ढंग से समझ में आए। यदि ज़्यादा परेशानी नहीं उठाना चाहते हो तो बच्चों इस जो आज का जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हो ना। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यदि कोई बच्चा नए भी हो तब भी परेशान नहीं होना है। ध्यान से देखिए, हर कॉन्सेप्ट का यहाँ भी डिस्कस किया जाएगा और आपको आसानी से समझ में भी आएगा। तो चलो बच्चों, प्रॉब्लम ही है, हेडिंग लिखना है हमें फिर से कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस, ध्यान से देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं इधर बच्चों। रिकैप क्या बताया गया था, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। r क्या होता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती थी, और n1 और n2 है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, v जो है वह इमेज डिस्टेंस है, और u हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये सारा कहानी हम कर चुके हैं। n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिस मीडियम में रे जा रही होती है। n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है जहां से हमारा रे आ रही है। इस बात से कोई डिपेंड नहीं कर रहा है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ पे इमेज बन रहा है, कोई मतलब नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो उससे कैसे आपको याद कैसे रखोगे, जो काम की रे है दैट मींस कि जहां पे रे आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मानना है, जिस मीडियम से रे आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मानना है, n1 मानना है। चलो अब क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिए कि बच्चों यह हमारा स्फेरिकल सरफेस है, इस तरह से कोई दिक्कत क्या, यह हमारा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस सरफेस से 30 सेंटीमीटर दूर। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इधर भी 1 है, अंदर का 1.5 है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है बच्चों वो दिया हुआ है 10। क्या दिया हुआ है, r जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि फाइनल इमेज जो होगा वो कहाँ पे बनेगा ना, ये सारी बात है। तो बच्चों याद रखना यहाँ पे मल्टीपल रिफ्रैक्शन का केस है। मल्टीपल रिफ्रैक्शन कहने का मतलब है एक कर्व सरफेस से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो दूसरे सरफेस के लिए कैसा बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा ना, और कोई बड़ी बात नहीं है। सिंगल रिफ्रैक्शन का तो हम हर चीज कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। चलो अब देखना है यहाँ ध्यान से कैसे होगा। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है तो यह हमें n2 अपॉन v माइनस का n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r लिखा जाता है। चलो अच्छी बात है। n2 क्या लेना है, जिस मीडियम में रे जा रही है, यहां से रे आएगी तो इस मीडियम में जाएगा। इस मीडियम में जाने के बाद यहाँ पे रेयर से डेंसर में जा रहा है तो बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो बेंड करेगा। तो करेगा तो बात की बात है, कहाँ कैसे करेगा, पहले फॉर्मूला लगा के फॉर्मूला डिस्टेंस निकालो कि इमेज कहाँ बनेगा। तो चलो n2 कहाँ जा रहा है, n2 किस मीडियम का, 1 लोगे कि 1.5। तो बच्चों याद रखना जिस मीडियम में रे जा रही है, तो रे कहाँ जा रही है, 1.5 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो मीडियम है उसमें, तो 1.5 अपॉन क्या लिखिएगा, v तो निकालना ही है, v रहने दे, माइनस n1 कहाँ, जहां से रे आ रही है, तो 1 अपॉन u किसका लोगे, u जो होता है बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें क्या है, यह 30 है। अब प्लस का 30 लोगे कि माइनस का 30। एक बात और है बच्चों याद रखना, साइन कन्वेंशन आपको बढ़िया से आना चाहिए। यदि नहीं आएगा तो लाख आपको फॉर्मूला याद है, कुछ भी याद है, आप नहीं बना पाओगे, गलत बनेगा आपसे क्वेश्चन। तो कहाँ कैसे लिखोगे,
जिस डायरेक्शन में रे जा रही है ना, उस डायरेक्शन में सारा डिस्टेंस पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। जिस डायरेक्शन में रे जा रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ऑल डिस्टेंस मेजर्ड नेगेटिव, तो नेगेटिव में मेजरमेंट करना है तो क्या लिखोगे, माइनस का 30 सेंटीमीटर, चलो इक्वल टू क्या लिखोगे 1.5 माइनस 1 अपॉन आर 10 लोगे कि माइनस का 10 लोगे, ध्यान से देखो रे तो इधर ही आ रहा है और इस सरफेस के लिए हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर, मतलब ये डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो पॉजिटिव ले लेते हैं 10। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, सॉल्व करोगे बच्चों तो 1.5 है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिखोगे, मतलब 1.5 मतलब उसको हम 15/10 भी लिखा जा सकता है, पॉइंट को हटा के 10 लिख दिए हैं, और प्लस क्या लिखोगे 1/30, यहाँ पे मिटा रहे हैं अब ये सब, इक्वल टू क्या लिखोगे इनटू 1.5 माइनस 1 अपॉन आर हमारा 10 है ना, तो चलो अच्छी बात है। क्या लिखोगे, यहां से कैंसिल करो तो 3 और 2, और यहाँ पे क्या होगा 3/2 भी प्लस का 1/30 इक्वल टू 0.5/10, और पॉइंट को हटाइएगा तो यहाँ 100 लिखोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, मतलब क्या हुआ 3/2 भी प्लस का 1/30 इक्वल टू कितना 1/20, तो यहाँ से सॉल्व करोगे 3/2 भी इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30, मतलब 3/2 भी इक्वल टू एलसीएम लोगे तो कितना होगा, एलसीएम कितना आएगा बोल दो, एलसीएम आएगा हमारा 60, तो 60 एलसीएम मतलब 3 माइनस 2, मतलब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है 2v इक्वल टू 1/60, 2 से ये कैंसिल होगा 30 बार में, तो 3/v और 1/30 मतलब v इक्वल टू 90 सेंटीमीटर आने वाली है ना, 90 सेंटीमीटर आएगा। ये सारी कहानी है। यदि 90 सेंटीमीटर आया तो यह पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब रियल इमेज बनेगा कुछ ऐसे, यहाँ पे देख तो इमेज यहाँ पे बनने वाला है ना, कुछ ऐसा ना, फिर नीचे बेंड करेगा ये ऐसे बेंड यहाँ पे, तो यह टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर होगा। चलो अच्छी बात है। अच्छा एक बात बता, यह डिस्टेंस कितना होगा, यह डिस्टेंस तो यह हमारा कितना है बोल तो, यह हमारा 20 हो जाएगा, यह टोटल यहाँ से लेके रेडियस यदि 10 है तो डायमीटर कितना 10 मतलब 10, तो 10 और 10 20, तो ये बचेगा कितना 70 सेंटीमीटर। यहाँ जो इमेज बना है फर्स्ट सरफेस से वह क्या होगा सेकेंड सरफेस के लिए वह ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। बच्चों स्क्रीनशॉट लो और फिर सेकेंड सरफेस के लिए लगाते हैं कि फाइनल इमेज कहां पे बनेगा। हो गया, यहां पे देखो फिर से ध्यान से देखना, लगाओ फिर से N2 क्या होगा, अब जहां पे रे जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रे कहां पे जा रहा है जिसका 1 है तो 1/v, ये माइनस क्या लिखोगे 1.5, और यू क्या लिखोगे इस समय 70 लिखोगे कि 30, तो बच्चों यह तो 30 जो था इस सरफेस के ना ऑब्जेक्ट था, अब यह जो इस सरफेस से जो इमेज बना है ना वह कैसा बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा, किसके लिए इस सरफेस के लिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम 30 नहीं लेके 70 लेना पड़ेगा, तो 70 लोगे तो सोचो तो क्या लिखोगे, पॉजिटिव लोगे कि निगेटिव, तो रे जा रहे हैं इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में तो हम 70 लेने जा रहे हैं, मेजरमेंट इसी ना यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो पॉजिटिव 70 इक्वल टू 1 माइनस 1.5 अपॉन r 10। अब r जो 10 लोगे वो पॉजिटिव लोगे कि निगेटिव, सोचो तो यहाँ यदि मान लो कि r इधर जा रहे हैं मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो माइनस का r लेना पड़ेगा, माइनस r मतलब -10 यूज करना पड़ेगा। अब क्या है सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 1/v माइनस का क्या लिखोगे 1 मतलब 15/700 और इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ माइनस करोगे तो -0.5/10 और माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू क्या लिखोगे मतलब 1/20
प्लस का 15/700, 15 मतलब 700। जब इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कैंसिल करो यहाँ से 3 और 1 मतलब 3 मतलब 1/v इक्वल टू 1/20 प्लस का 3/140, 1/v इक्वल टू एलसीएम जब लोगे ना तो एलसीएम कितना आएगा 140, और एलसीएम 140 आएगा तो यहाँ पे 7 प्लस और क्या लिखोगे 7 प्लस 3 मतलब 10, 1/v इक्वल टू 10/40, 140 1 से 10 गायब हो जाएगा तो 1/v इक्वल टू 1/40 मतलब v इक्वल टू 40 सेंटीमीटर ना, 40 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, इमेज जो बनेगा यहां से वो पॉजिटिव आया है ना, तो यहां पे ही बनेगा, मतलब यहां से 40 सेंटीमीटर, 40 नहीं 14 सेंटीमीटर दूर बनने वाला है। तो इस तरह से हमें 14 फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगा और रियल बनेगा। तो ये सब कहानी है बच्चों, इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीपल रिफ्रैक्शन का केस है। अब चलो थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, हो गया। चलिए ध्यान से देखना, एक हमारा ट्यूब है, देखना ध्यान से, इस तरह से ट्यूब बना हुआ है, यहां भी एक कर्व सरफेस लगा दिया गया, यहां भी एक कर्व सरफेस लगा दिया गया, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 10 सेंटीमीटर लिया जा रहा है, इसका भी 10 सेंटीमीटर ही है। कोई परेशानी क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वह यहां से ऑब्जेक्ट है और इस सरफेस से 30 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कितना है 30 सेंटीमीटर। यह जो ट्यूब का जो लेंथ है ना, वो ट्यूब का लेंथ मान लो कि 120 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर यहां से यहां। आपसे पूछ रहा है कि फाइनल इमेज कहां पे बनेगा, उसको डिफाइन करो। तो बच्चों याद कर कि दो कर्व सरफेस है, तो ध्यान रखना इस सरफेस से जो इमेज बनेगा ना वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा ना, और कोई बात नहीं है। तो ध्यान से देखो क्या करोगे, हम डेटा सेम सेम ले रहे हैं ताकि हमें एक सॉल्व करना कम पड़े ना। तो क्या लिखोगे, जहां पे रे जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 माना जाता है, तो 1.5/v माइनस का 1 और माइनस का 30 सेंटीमीटर। 30 माइनस का क्यों लिए, यहां से रे आएगा इस तरह से ना, रे आया और रे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये कहानी है। अब क्या लिखोगे, n2 1.5 माइनस 1/r, r कितना 10 लोगे और पॉजिटिव का लेना पड़ेगा, वो साइन की वजह से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस पॉजिटिव लेना पड़ता है, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या मानेंगे, नेगेटिव मतलब साइन कंसीडर करेंगे। तो ये सब कहानी है। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको लिख सकते हो बच्चों 3/2 भी प्लस हो जाएगा 1/30, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/20। और ये टोटल को जब सॉल्व करोगे, अभी थोड़ा देर पहले हम सॉल्व करके बताए हैं, तो बच्चों 100% v इक्वल टू जो होगा, v इक्वल टू वो 90 सेंटीमीटर आने वाला है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 90 सेंटीमीटर आएगा। यदि 90 सेंटीमीटर आया मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इससे जो इमेज बनेगा ना वो यहाँ पे बनने वाला है। आई जो है वो 90 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितना रहेगा 90 सेंटीमीटर रहेगा। चलो अच्छी बात है। अब यह डिस्टेंस कितना होगा, यह 90 है, टोटल 120 है, तो यह कितना हो जाएगा बोल तो बच्चों 30 सेंटीमीटर होगा ये। अब यह जो इमेज है इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा, तो लगाओ अब सेकेंड सरफेस के लिए, तो क्या लगाओगे। अब फिर देखो जिस मीडियम में रे जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 होता है, तो यहां से निकलने के बाद तो इसी मीडियम में आएगा। तो क्या है 1/v माइनस का माइनस क्या लिखोगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और u क्या लोगे 30 सेंटीमीटर। u अब क्या लोगे 30 सेंटीमीटर, ना कि अब हम तो यह इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट जैसा इसके लिए काम करेगा, तो यह 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव या निगेटिव, तो निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और
1 माइनस 1.5 और r क्या लोगे नेगेटिव माइनस का 10, क्यों इसके अपोजिट डायरेक्शन में। चलो सॉल्व करो इसको, 1/v और प्लस का क्या लिखिएगा बोलिए जल्दी, 15/300 इक्वल टू माइनस का 0.5/10, माइनस का माइनस माइनस गैप मतलब v प्लस का क्या लिखोगे, कैंसिल करो यहाँ से 3 और 6 0 मतलब क्या होगा 20, मतलब 1/20 इक्वल टू 1/20। और जब सॉल्व करोगे बच्चों तो 1/20 माइनस 1/20 1/v इक्वल टू 0 मतलब v इक्वल टू इंफिनिटी होने वाला है। बड़ा अच्छा बात आया है कि यदि v इंफिनिटी है इसका मतलब क्या है, यहाँ से जब रे जो आएगा ना बाहर निकलते हुए पैरेलल हो जाएगा, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, तो हमारा क्या है इंफिनिटी पर इमेज बनने वाला है। बस क्या दिक्कत है, तो ध्यान रखना है कि लगाना कैसे है, और लगाना आ गया तो कोई बड़ी बात इसमें है नहीं ना, फालतू का चीजें है ये सब। तो चलो स्क्रीनशॉट लो और दूसरा वैरायटी का फिर क्वेश्चंस करते हैं ना, हो गया। चलिए अब बताना, थोड़ा और अच्छे टाइप का क्वेश्चन करते रहो कि एक हमारा क्यूब है ना, क्यूब लेते हैं, ध्यान से देखना क्वेश्चन से, क्यूब है ऐसे, क्यूब है, यह हमारा 40 सेंटीमीटर हर साइड है, इसका 40 सेंटीमीटर हर साइड है और क्यूब बना हुआ है ना, क्यूब है। अच्छा यह क्यूब के ठीक बीच में एक स्फीयर कट कर लिया गया है, स्फेरिकल सरफेस कट कर लिया गया है एकदम सर्कुलर पार्ट से, इस तरह से मानो कि स्फीयर ही है, कट कर लिया गया, इसमें पानी भरा गया है, वाटर भर दिया गया पूरा में ना, इस तरह से वाटर भरा हुआ है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और बाहर एयर है ना, बाहर हमें क्या कंसीडर करना है कि एयर है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1, चारों तरफ 1 ही 1 है, मतलब एयर है इधर चारों तरफ। यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ना, ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है और इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है r, मतलब r जो है वो 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और यह एकदम ठीक सेंटर पे ना एक फिश बैठी हुई है ना, क्या बैठा हुआ है, मछली बैठा हुआ है इस तरह से ना, यहाँ पे मछली है। अब पूछ रहा है कि जो यह ऑब्जर्वर जो है सरफेस पे बैठा हुआ है यह कितना डेप्थ में मछली दिखाई देगा वो पूछ रहा है, ऑब्जर्वर को मछली कितना डेप्थ में दिखाई देगा वो पूछ रहा है। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना कि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगने वाला है, एक तो स्फेरिकल सरफेस का कॉन्सेप्ट लगेगा और दूसरा प्लेन सरफेस का कॉन्सेप्ट लगेगा। प्लेन सरफेस आपको याद होगा तो अच्छी बात है, न भी याद है तो आप जाके उस टॉपिक को खोजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक बच्चों हम डाल देंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हो प्लेन सरफेस के कैसे डेप्थ निकाला जाता है उन सारे चीजों को। तो यहाँ मछली है, फिश है, तो आपको डेप्थ निकालना है सबसे पहले आप, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस पे, मतलब सेंटर है ये हमारा स्फेरिकल पार्ट जो कट किए है उसका। चलिए अब आगे सीखते। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रख कि यहां से जब रे जाएगा इस तरह से निकलेगा, अब निकलेगा तो मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज होगा तो क्या इस लाइट को मतलब डिफ्लेक्ट करेगा, हाँ ऑफ कोर्स करेगा, लेकिन करेगा कि नहीं तो पहले निकाल के देखते हैं क्या होने वाला है, उसके बाद मालूम चलेगा हमें। तो रिफ्रैक्टिव, यहां से रे बाहर जा रही है तो पहले तो आप स्फेरिकल सरफेस वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r का कॉन्सेप्ट। तो लगाओ पहले, जहां रे जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रे कहां जा रही है 1.5 वाले में, तो 1.5/v माइनस, उसके बाद क्या करोगे, रे जहां पे जा रही है और जिस मीडियम से रे आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्या लिखोगे, u कितना लिखोगे, यहाँ पे बोल तो u बच्चों लिखोगे कितना, क्योंकि यह हमारा कहां पे
यह स्फेरिकल सरफेस जो है उससे कितना डिस्टेंस, मतलब 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और रे हमारा क्या इधर जा रहा है, रे इधर जा रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे तो माइनस का 10 लिखना ही पड़ेगा। इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो अब आगे। 1.5 अपॉन माइनस का क्या लिखोगे 4/3, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बच्चों 10 लेना पड़ेगा ना, 10 लेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद ना आफ्टर सॉल्विंग बच्चों सॉल्व नहीं करेंगे, टाइम पास नहीं करना है। v इक्वल टू क्या होगा, सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है माइनस का 10 सेंटीमीटर आएगा। अरे सोच तो बच्चों कि रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा ना। क्या बनाने वाला कोई चीज था कि आपको अपने ही लॉजिक से आना चाहिए था, सेंटर पे फिश है ना या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो स्फेरिकल सरफेस से तो उसका जो इमेज बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। लेकिन खेल किसका है, तो यह सीधा सीधा लाइट जाएगा यहाँ, और लाइट यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा ना, यहाँ पे नॉर्मल और डेंसर से रेयरर में आएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, अबे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी तो गया। अब क्या है, यह तो प्लेन स्फेरिकल सरफेस का कॉन्सेप्ट था। अब प्लेन सरफेस के लिए फॉर ऐसा लिखो प्लेन रिफ्रैक्शन क्या पढ़े थे बोल तो, n2 अपॉन n1 इक्वल टू क्या था बोलो बच्चों, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, यही ना पढ़ा गया था। n2 क्या लोगे, जहां से रे मतलब आ रही है तो n2 1.5, जिस मीडियम में रे जा रही है तो वहां पे एपरेंट मतलब रियल डेप्थ कितना है बोल तो, रियल डेप्थ यह 40 है ना, और यह डिस्टेंस कितना 10 और यह भी 10 मतलब 20, तो 20 अपॉन डी डैश, और यह एपरेंट डेप्थ है। सॉल्व करो बच्चों, तो 15 अपॉन 10 इक्वल टू 20 अपॉन डी डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो डी डैश इक्वल टू 20 इंटू 10 अपॉन 50 मतलब 2 अपॉन 3, मतलब कितना लिखोगे 40 अपॉन 3, मतलब डी डैश जो है वो कितना आएगा 40 अपॉन 3 सेंटीमीटर। मतलब एपरेंट डेप्थ जो होगा मतलब ऑब्जर्वर को यह मछली जो है फिश जो है वो कितना नीचे दिखाई देगा 14/3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत क्या, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, एक तो मतलब स्फेरिकल सरफेस का कॉन्सेप्ट और एक प्लेन सरफेस का। तो इस तरह से अब यह टाइम पास करने का मेन एक लॉजिक था कि यह सेंटर पे रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट यदि सेंटर पे है स्फेरिकल सरफेस में तो वह सेंटर पे ही बनेगा, जैसे मिरर में भी यही कहानी होता था। तो जस्ट लाइक इस तरह की कहानी है, बस इसको ये कॉन्सेप्ट लगाना था। तो इस तरह से क्वेश्चंस है। चलो स्क्रीनशॉट लो बच्चों। अब दूसरे टाइप का एक बात ध्यान से देखो कि हम टाइम पास करने की कोशिश नहीं करना है, हर टाइप का एक एक क्वेश्चंस करते जा रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ऐसे ऐसे बनाना है। अब क्या है कि कर्व सरफेस के साथ हम मिरर को कनेक्ट कर देंगे ना, और तब उससे हम देखेंगे ताकि का फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा। तो ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद बच्चों देखना कि एक ट्यूब जो है ना वो ट्यूब के अंदर उसमें एक तो इस पे मतलब कर्व सरफेस लेंगे और एक मिरर कनेक्ट कर देंगे ना, तो उससे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा वो सीखना है। देखना बच्चों ऐसा है, हमारा एक ट्यूब है और यह हमारा मिरर है, इस तरह से मिरर, कोई दिक्कत क्या, यह हमारा स्फेरिकल कर्व सरफेस है, यह हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, अच्छी बात है। और एक बात बताओ, ये है यह 30 सेंटी मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यह 30 सेंटीमीटर है, यह 1 है, इधर भी 1 है, यह 1.5 है। ट्यूब का लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक वह मानते हैं बच्चों 110 सेंटीमीटर है, 110 सेंटीमीटर है। इस तरह से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 10 मान लेते हैं और इसका फोकल लेंथ जो है मतलब फोकल लेंथ वो कितना है बच्चों, फोकल लेंथ हम 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 20 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है कि फोकल लेंथ है तो फाइंड द फाइनल इमेज कहाँ पे बनने वाला है। देखो ध्यान से, ये सब कहानी है।
तो इस सरफेस या कर्व सरफेस से जो इमेज बनेगा वह इस मिरर के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा, और फिर मिरर का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा तभी तो बनेगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लगाओगे, n2 अपॉन v माइनस का n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r लिखोगे, यही ना। अब बताना फिर से n2 क्या होगा, जिस मीडियम में रे जा रही है तो यहाँ से रे ऐसे जाएगा, तो क्या है 1.5 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन क्या लिखोगे माइनस का 30, क्यों, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो n2 1.5 माइनस 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 10 है और पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्यों कि इसी तो डायरेक्शन में है। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या होगा, सॉल्व करने के बाद v इक्वल टू 90 सेंटीमीटर आएगा, सॉल्व करने के बाद v इक्वल टू 90 सेंटीमीटर आने वाला है, कुछ ऐसा देख। तो इस तरह से यहाँ पे इमेज बना, और यह यदि डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर है तो यह डिस्टेंस कितना होगा, यह 90 तो मतलब यह 20 सेंटीमीटर दूर रहेगा। चलो अच्छी बात है, यदि यह 20 सेंटीमीटर है तो अब यह तो मिरर है ना, तो मिरर का जैसा मतलब बिहेव करेगा, तो इससे मिरर से अब फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, तो फाइनल इमेज जो है मिरर के लिए, मिरर फार्मूला क्या है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, यही ना होता है मिरर के लिए। तो अब हमारा यह जो इमेज बना है इस सरफेस से बना है, लेकिन यह इमेज मिरर के लिए कैसा काम करेगा, ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट तो 1/v प्लस का 1/u, u क्या लोगे पॉजिटिव की निगेटिव, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन तो इधर है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। चलो आगे 1/f, f क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, क्योंकि 20 तो दिया हुआ है ना, तो बच्चों 20 तो हमें मालूम है, तो पॉजिटिव इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है सब, तो पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करो 1/v इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलना तो 1/20 प्लस 1/20, और इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आएगा 20 एलसीएम मतलब 2 प्लस 2 मतलब 1/v इक्वल टू क्या लिखोगे, मतलब 2 नहीं 1 प्लस 1 मतलब 2/20, सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आएगा 1/10 मतलब v इक्वल टू आएगा 10 सेंटीमीटर ना, v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस तरह की कहानी है। तो यदि 10 सेंटीमीटर आया 10 सेंटीमीटर, तो इमेज यदि पॉजिटिव है ना, मतलब डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो इंसिडेंट रे के ही डायरेक्शन में बनने वाला है, मतलब कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, मतलब जो इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगा, ध्यान से देखो तो यहाँ पे रे आया, इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा बाहर की ओर, और यहाँ पे सीधा जाके यहाँ पे इमेज बनने वाला है। यह डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर होगा और ये आई डैश है ना, इस तरह की कहानी। लेकिन इतना ही हो जाएगा कि यह जब रे जो है ट्यूब तो है, यह ट्यूब बना हुआ है, तो इस तरह से रे आएगा और इस सरफेस पे आने के बाद अगेन रिफ्रैक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि यह टेंसर हो गया, यह ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, इमेज यहाँ पे बना। अब बताना कि यह जो इमेज बना है ना, यह इस सरफेस के लिए अब ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लो, मल्टीपल रिफ्रैक्शन का केस है ना। यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, फिर रिफ्रैक्शन होगा, तो इस तरह की कहानी है। चलिए ध्यान से देखो फिर से, फाइनल इमेज तो अभी बना नहीं है। अब बताना क्या क्या होने वाला है। इनटू क्या लोगे, जिस मीडियम में रे जा रही है तो जा कहां रही है, 1 वाले में 1/v माइनस का जहां से रे आ रही है तो रे आ रही है 1.5 से। u क्या लोगे आप बोलना, तो u कितना हो जाएगा, यह 110 और यह डिस्टेंस कितना i मतलब 10, यही ना है 110 और 10, तो यह कितना आ जाएगा 120। और पॉजिटिव लोगे कि निगेटिव बताओ तो। हम रे तो ऐसे आ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मतलब माइनस का पॉजिटिव, और 1 माइनस 1.5 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 10, और 10 क्या लोगे पॉजिटिव कि निगेटिव, निगेटिव क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। ये सब कहानी है। अब सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है इसको। 1/v प्लस का क्या लिखोगे बच्चों, वो 15/120 0 0 ना,
और इक्वल टू क्या लिखोगे 1/20 यहां से। अब जब सॉल्व करोगे 1/v इसको कैंसिल करो यहां से 0 0 5 दूना 10 और 5 दिए 15 सही है। तो 1/20 माइनस का 1/200 मतलब 1/v इक्वल टू क्या लिखोगे बोल जल्दी। ये सब कहानी है ना, कुछ गलत तो नहीं हो गया, देखना तो बच्चों कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। 5 दूना 10 5 यहाँ पे गलत हो रहा है। 5 दूना 10 5 चौक 20 0 3 8 बार में 80 मतलब चलो अच्छी बात है। यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद कितना 80 एलसीएम आएगा, 80 आया तो कितना 4 - 1 मतलब 1/v इक्वल टू 3/80 मतलब v इक्वल टू 80/3 सेंटीमीटर। ये सब कहानी है। 3/80 मतलब 80/3 सेंटीमीटर होगा। तो ये सब कहानी है। तो इतना बात हो जाने के बाद तो यही तो हमारा है। तो इस तरह से फाइनल इमेज कहां पे बनेगा 80/3 सेंटीमीटर पे। तो इस तरह से हमें इमेज का फॉर्मेशन होगा और मल्टीपल रिफ्रैक्शन है। एक टाइम 2 टाइम रिफ्रैक्शन हुआ, 1 टाइम रिफ्लेक्शन हुआ। तो ये सब है। अब चलो स्क्रीनशॉट लो, एक ऑटो कॉलिमेशन का केस देखते हैं कि ऑटो कॉलिमेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करते हैं। याद करो बच्चों कि ऑटो कॉलिमेशन का यदि वीडियो नहीं देखे हो तो उसका भी हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देखो। इतना बार बार इसलिए बोलते हैं कि ताकि आप देख के आओगे तो आपको समझ में आएगा। ऑटो कॉलिमेशन वह प्रोसेस है जहां पे ऑब्जेक्ट है ना वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो कॉलिमेशन। और ऑटो कॉलिमेशन का केस में क्या होता है वो ध्यान से देख कैसे कॉन्सेप्ट लगाना है हमें ना। अच्छा एक बात और सीखो कि अब यह मिरर कोई भी, अभी तो कॉनकेव मिरर लगा दिए थे, कॉन्वेक्स मिरर लगा देंगे, क्या कोई दिक्कत होगा कि मिरर कुछ भी लगा दो। केवल आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। एक सरफेस से जो इमेज बन रहा है दूसरे सरफेस के लिए इमेज ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा, फिर दूसरे से इमेज बना वो तीसरे सरफेस के लिए क्या काम करेगा, इमेज ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। और इस तरह से मल्टीपल रिफ्रैक्शन होगा। जितना कर्व सरफेस उससे क्या फर्क पड़ता है, लगा दो कोई मिरर लगा दो क्या फर्क पड़ता है, सब बनेगा आपसे। चलो अब क्वेश्चन है बच्चों ऑटो कॉलिमेशन का, ध्यान से देखना कि एक ट्यूब है, फिर से ट्यूब लिया गया इस तरह से, इसमें हम एक मिरर लगा रहे हैं। इस तरह से मिरर लगा दिए और यह मिरर को बाहर से पेंट किया गया है इस तरह से। यह कौन सा मिरर है रे, ये मिरर कौन का है, सा है कॉनकेव मिरर ना, कॉनकेव। और यह हमारा सरफेस है इस तरह से ना, इस तरह से सरफेस है और यह कर्व सरफेस है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यह x डिस्टेंस है। कह रहा है x डिस्टेंस, यह ट्यूब का जो लेंथ है 130 सेंटीमीटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इधर भी 1 इधर भी 1 ना। दो प्रोसेस कह रहा है कि ऑटो कॉलिमेशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है मतलब f जो है वो 20 सेंटीमीटर, r जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर ना, r दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर। ये सब कहानी। अब बता ऑटो कॉलिमेशन का प्रोसेस हुआ है जहां पे इमेज बना, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं पे इमेज बनना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, एक बात बता, जहां पे इमेज ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनता है किस केस में, जब हमारा रे कहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तभी तो ऐसा कहानी होता है। या एक और प्रोसेस है बच्चों, या दूसरा मेथड है कि यदि रे कहां से पास कर जाए, पोल से पास करे, और पोल से पास करने जितने एंगल पे पोल पे आएगा उतने ही एंगल से चला जाएगा। तो दो केसेस में ऑटो कॉलिमेशन होगा यहाँ पे। तो अब कहोगे कि सर आप तो बताए थे वहां पे कुछ यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो बच्चों अलग अलग आंसर आएगा हर केस, नेचर मतलब वो क्वेश्चन पे डिमांड है कि क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पे वो डिपेंड करता है। तो फर्स्ट केस के लिए समझो कि यहाँ पे हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे इसका जो है वो c है। मान लो कि यहाँ से इमेज और रे गया, यहाँ से आया, यहाँ पे इमेज बन गया है ना, यहाँ से इमेज बना
और इस तरह से ऐसे जाएगा। ऑटो कॉलिमेशन होना चाहिए, तो जो रास्ते से गया है उसी रास्ते से, मतलब यह सी जो होगा यह सी होगा, तभी ऑटो कॉलिमेशन होगा। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है तो क्या यह रे फिर वापस जाएगा कि नहीं जाएगा, और रे वापस नहीं जाएगा तो ऑटो कॉलिमेशन नहीं होगा। मतलब ऑटो कॉलिमेशन की बात कर रहा है, ऑटो कॉलिमेशन इस तरह से। तो क्या है यहां से, तो यहां डिस्टेंस कितना होगा याद कर, तो 1.5 है, यहाँ पे 1 है, या x है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यह डिस्टेंस कितना होगा, सोच के बोलो। यह रेडियस ऑफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका मतलब यह डिस्टेंस कितना है, r इक्वल टू होता है 2f। तो r इक्वल टू क्या, 2 into 20, मतलब कितना 40 सेंटीमीटर। मतलब यह क्या है 40 सेंटीमीटर होने वाला है, 40 सेंटीमीटर। तो यह 40 है, तो यह कितना डिस्टेंस होगा बच्चों, यह 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। 90 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत क्या। तो ये सब कहानी तो आपको मालूम चल चुका है। अब हमें x ही तो निकालना है ना, x निकालना है। तो कितना x कैसे निकलेगा वो ध्यान से देखिए। यदि रे हमारा जा रहा है जिस मीडियम में, वह उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यहाँ पे 90 सेंटीमीटर हम लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस है ना, तो इमेज डिस्टेंस है पॉजिटिव का लेंगे, और -1, और जहां से रे आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और x लेंगे। x पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव, निगेटिव लिया जाएगा, क्यों कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो निगेटिव ले लिए। चलो अच्छी बात है। इक्वल टू क्या लिखोगे, n2 मतलब 1.5 - 1, r कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस के लिए 10, और पॉजिटिव लिया जाएगा। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आएगा 15/900, माइनस का प्लस हो जाएगा 1/x, और यह आ जाएगा 1/20। जब यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बोल तो, 1/10 मतलब x इक्वल टू 1/20, और इसको कैंसिल कर ले यहीं पे 3, और 1 बार में 580 0 मतलब 60, मतलब 1/60, मतलब 1/60 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 60 एलसीएम आ जाएगा। 3 - 1 मतलब 1/x मतलब 2/60, तो 60 मतलब 2 से कैंसिल हो जाएगा 30 बार में। तो बच्चों x इक्वल टू कितना आ जाने वाला है, 30 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह की कहानी है, 30 सेंटीमीटर आया। तो एक तो ये हो गया आंसर, ये भी सही है। दूसरा बच्चों एक और प्रोसेस हो सकता है, इसको स्क्रीनशॉट लो, दूसरा मेथड बताते हैं। ये सब हो गया। चलिए एक और प्रोसेस हो सकता है, क्या हो सकता है सोचिए तो, या तो बच्चों कि यह जो रे जो है ना, यहां से रेड पेन वाला रे देखना, यहां से आया ऐसे, और यह जो रे जो है वो बिल्कुल हमें पोल पे जाके डायरेक्ट गिरे, या थीटा एंगल से है, तो यह भी इस तरह से एंगल बना के थीटा ही एंगल से बाहर निकलेगा। और फिर बाहर निकला तो याद कर, यदि थीटा एंगल से इस तरह से बाहर निकलेगा, यह थोड़ा सा चेंबर ही उल्टा बनाया हुआ है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। इस तरह से बाहर आया, और यहां पे आने के बाद फिर रिफ्रैक्शन होगा, और इस प्रोसेस से यहां से चला जाएगा ना, यही ना आएगा। इस तरह से थोड़ा सा आप बनाओ, यहां पे इस तरह से जाएगा, क्या कोई दिक्कत है कि। तो दो प्रोसेस हो सकता है, पोल पर गिरेगा और सीधा वापस उसी एंगल पे जाएगा, और फिर यहां से रिफ्रैक्शन होगा, और यहां पे जाके एक्स पे ऑब्जेक्ट इमेज वहीं पे जाके बन जाएगा। और वो कैसे बनेगा तो ध्यान से देखो। सेकेंड मेथड है बच्चों, जहां से रे आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मानते हैं ना, तो n2 क्या मानोगे 1.5 अपॉन इमेज डिस्टेंस। अब कितना होगा, एक टोटल लेना पड़ेगा ना, मतलब हमें इमेज डिस्टेंस 130 लेना पड़ेगा, 130। क्यों, क्योंकि यहाँ पोल पे गिर रहा है, और ये पोल पे गिर रहा है, तो यहाँ पे इमेज तो अब यहीं पे बनाना है। यह टोटल डिस्टेंस कितना 130 सेंटीमीटर, माइनस का क्या 130, 1/x, x क्या पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव लेना पड़ेगा, तो निगेटिव इक्वल टू। अब बताओ बच्चों, अब बताओ क्या होने वाला है। अब 1.5 - 1, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लोगे
10 ही लेना पड़ेगा। तो 10 पॉजिटिव का कि निगेटिव का, ध्यान से देख, पॉजिटिव या निगेटिव, जिस रे की डायरेक्शन में मतलब जा रहे हैं उसी रे की डायरेक्शन में मतलब हम क्या है डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं, तो 10 आएगा। तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा 10। तो यदि 10 पॉजिटिव है, इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो यह माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और इस तरह से क्या लिखोगे 13/1300 प्लस का 1/x इक्वल टू 1/20। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व कर इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 3 और 10 6 0, मतलब इसको फिर सॉल्व करो, मतलब 6 2 8, कैंसिल नहीं होगा इससे, तो 260 और ऊपर कितना बचेगा 3। यहाँ पे सॉल्व करके लिखते हैं बच्चों 3/260 प्लस का 1/x इक्वल टू 1/20, 1/x इक्वल टू 1/20 माइनस 3/260, और एलसीएम लोगे तो 260 ही होगा। और जब ऊपर जाएगा तो 13 आएगा और माइनस का 3, और चलो अच्छी बात है। तो 1/x इक्वल टू क्या है 10/20 से 0 क्या है, मतलब x इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। अब कहोगे कि किस आंसर को माने, पहले केस में तो x इक्वल टू 30 बताए, दूसरे केस में बताया कि x इक्वल टू 26, दोनों आंसर सही है बच्चों, दोनों आंसर सही है। तो डिपेंड करता है, ऐसे में दोनों आंसर सही होगा, और ये बात डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है क्वेश्चन का ना, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कैसी सिचुएशन है। तो यदि बच्चों हमारा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया तो x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आएगा, यदि रे डायरेक्ट हमें पोल पर गिर जाए तो x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आएगा। यह x का डिस्टेंस, यह x का डिस्टेंस, तब जाके ऑटो कॉलिमेशन होगा। तो ऑटो कॉलिमेशन इस कंडीशन के लिए, सिचुएशन के लिए, इस पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए x का 2 वैल्यू आएगा। x का जो 30 सेंटीमीटर है वह वैल्यू तब आएगा जब हमारा रे कहां से पास करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे। दूसरे सिचुएशन में 26 सेंटीमीटर तब आएगा जब रे हमारा कहां से पास करना चाहिए, मतलब डायरेक्ट पोल पर गिरे, और पोल पे गिरने के बाद हमें ऑटो कॉलिमेशन का प्रोसेस होगा। तो इस तरह से कहानी है ना। तो बच्चों हम सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए हैं, आपको जहां से भी बुक मिले वहां से आप और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इन सारे चीज को ध्यान से देखो, 1-2 बार अपने घर पे खुद से बनाना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है। चलो अगले क्लास में अब नए टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, लेंस। लेंस क्या होता है, लेंस कैसे बन, मतलब उसकी जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगला अब लेंस हो जाने के बाद बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सारे चीज हम पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ के पढ़ेंगे ना, तो हर चीज पढ़ने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है। और जो भी आपको आज बताया गया है उसको ध्यान से देखिए, इससे रिलेटेड जो भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे उन सारे वीडियो को देखो ताकि आपको समझ में आएगा। तो चलो बच्चों अगले क्लास में मिलते हैं, दैट्स इट।